हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचर्स अड्डा विद शमा यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बारे में, जिसमें हम लोग पेपर 2 जो समावेशी शिक्षा है उसके जो पवन सीरीज है, ये पवन सीरीज है, इसमें जो है हम लोग वेरी शॉर्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसका जो है पार्ट 1 कंप्लीट करवा दिया गया है। जिसने वो क्लास नहीं देखी अच्छे से देख लीजिए, जिसमें जो है यहाँ तक क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। उसके आगे जो भी क्वेश्चन सीरीज में बचे हुए हैं उसको जो है आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग बताइए। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। इससे पहले के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, सारी जो है फर्स्ट पार्ट जो करवाया गया था उसमें सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए गए हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो उसको अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लेना। इसमें परामर्श प्रक्रिया के अंग पूछे गए हैं, तो वह हो जाएंगे परामर्श के लक्ष्य, दूसरा हो जाएगा परामर्श प्रार्थी, तीसरा हो जाएगा परामर्शी या फिर परामर्शदाता। ये 3 जो है परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन के 2 उपकरण बताइए। तो इसके पहला उपकरण इसका हो जाएगा अवलोकन, दूसरा हो जाएगा परीक्षण। तो ये निर्देशन के उपकरण हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है पिछड़े बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। जो पिछड़े बालक हैं इसके बारे में पिछले क्लास में डिस्कस किया गया है, इनकी 2 विशेषताएं बतानी है। तो इसमें लिख सकते हैं कि पिछड़े बालक में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। यहाँ पे 5-6 विशेषताएं दी गई हैं, इसमें से अगर 2 पूछी जाएंगी तो कोई भी आप लोग 2 लिख सकते हैं। पहली दी गई है सीखने की धीमी गति। जो पिछड़े बालक होते हैं इनकी जो सीखने की गति होती है वह धीरे होती है। दूसरा है जीवन में निराशा का अनुभव। तीसरा है समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति। नेक्स्ट दिया गया है व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति। 5वें नंबर पर है जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि। और लास्ट दिया गया है सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में विफलता। जो सामान्य शिक्षण विधियाँ होती हैं उनके द्वारा ये जो पिछड़े बालक होते हैं वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी जो है पिछड़े बालक की विशेषताएं यहाँ पे 2 पूछी गई थी, तो कोई भी 2 आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मंद बुद्धि बालकों के शिक्षक के 2 गुण पूछे गए हैं। जो मंद बुद्धि बालक होते हैं इनके जो शिक्षक होते हैं मंद बुद्धि बालक के, इनके 2 गुण इसमें पूछे गए हैं। तो इसमें लिख सकते हैं कि शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की शिक्षा व्यवस्था निम्नलिखित बिंदुओं पर की जा सकती है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है शिक्षक को विषय वस्तु धीमी गति से तथा बार बार दोहराते हुए पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जो है मंदबुद्धि होते हैं तो इनको समझने में टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट नंबर दिया गया है शिक्षक को बालकों की सहायता परामर्श तथा निर्देशन के लिए तैयार रहना चाहिए। जो बच्चे हैं जो शिक्षक होते हैं उनको बच्चों की सहायता परामर्श निर्देशन ये सभी के लिए शिक्षक को हमेशा तैयार रहना चाहिए। 3rd नंबर पे दिया गया है सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार द्वारा व्यावसायिक परीक्षण देना। नेक्स्ट नंबर यहाँ दिया गया है विशेष विद्यालयों की व्यवस्था। आगे दिया गया है श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग। और नेक्स्ट दिया गया है आत्मविश्वास में वृद्धि कराकर विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा। ये यहाँ पे 4-5 पॉइंट दिए गए हैं, इनको अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे 2 बुद्धि परीक्षणों के नाम लिखिए। क्वेश्चन 2019 से पूछा गया है, तो इसमें आप लोग 2 कोई भी बुद्धि परीक्षण लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 दिए गए हैं। पहला दिया गया है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। दूसरा दिया गया है पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस टेस्ट। और तीसरा दिया गया है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। और लास्ट में दिया गया है स्टैनफोर्ड संशोधित बिने परीक्षण, जो कि 1916 में दिया गया। तो इसमें अगर आप लोगों से 2 पूछा जाएगा तो ये जो तीसरे और चौथे नंबर पर दिए गए हैं ये आप लोगों को याद भी होंगे, इनको आप लोग लिख सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट है एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस का लेखक
यहाँ पे के हो जाएगा, के लेखक बताइए। ये जो बुक है इसके लेखक पूछे गए हैं, तो इसके लेखक हो जाएंगे विलियम मार्टिन प्रोक्टर, ये इसके लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल के प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे जो रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है ये क्या है। तो इसमें दिया गया है इस परीक्षण में अनेक जो है मैट्रिसेज हैं जो एक दूसरे से अधिक कठिनाई होती है, जो एक दूसरे में अधिक कठिनाई होती है। यह रेखा गणितीय आकृति और डिजाइन में होती है। 1956 के परीक्षण में संशोधित संस्करण में 5 भाग होते हैं। प्रत्येक भाग में 12 पद हैं। वर्तमान समय में इसके 3 संस्करण हैं। तो इसमें जो कुछ पॉइंट हैं उनको आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे डेट दी गई है, सन दिया गया है 1956 के परीक्षण में संशोधित संस्करण में 5 भाग होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये याद रखना है कि प्रत्येक भाग में 12 पद हैं। वर्तमान समय में इसके 3 संस्करण हैं। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। यह एक परीक्षण है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन से पूछा गया है बिने ने साइमन के सहयोग से सर्वप्रथम कब बुद्धि परीक्षण तैयार किया। 2019 में 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा आंसर 1905 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है पर्यवेक्षण के कोई 2 प्रकार लिखिए। क्वेश्चन 2023 में और 2018 में 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसमें जो पर्यवेक्षण के 2 प्रकार लिखना है तो उसमें पहले में लिख सकते हैं निरीक्षणात्मक अथवा संशोधनात्मक पर्यवेक्षण। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाएगा आप लोगों से तो जो है इसका अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूरा डिटेल में नहीं लिखना है। 1 नंबर में पूछा जाएगा तो सिर्फ आप लोगों को इसमें ये फर्स्ट पॉइंट लिखना है निरीक्षणात्मक अथवा संशोधनात्मक पर्यवेक्षण। उसके बाद दूसरे नंबर में नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण। अगर आप लोगों से 1 नंबर में पूछा जाएगा तो सिर्फ ये जो हेडिंग दी गई है यहाँ पे 2 प्रकार पूछे गए हैं, इनको आप लोग लिख देना तो 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। बाकी समझने के लिए क्योंकि 2 नंबर में पूछा जा सकता है तो ये डिटेल आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। इसमें पहले नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें दिया गया है यह पर्यवेक्षण का परंपरागत स्वरूप है। इसमें पर्यवेक्षण अधिकारी सर्वज्ञाता माना जाता है। जो पर्यवेक्षण अधिकारी होता है वह सर्वज्ञाता माना जाता है तथा पर्यवेक्षक का मुख्य उद्देश्य केवल त्रुटियों का पता लगाना होता है। यह जो है निरीक्षणात्मक या संशोधनात्मक पर्यवेक्षण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण। इसमें दिया गया है कि नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की कठिनाई को जानने के लिए होता है। पर्यवेक्षक शिक्षकों की कठिनाई के निराकरण में सहयोग देता है। तो ये यहाँ पे इसका डिटेल दिया गया है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायट के कोई 2 विभागों के नाम लिखिए। तो ये आप लोगों को पता ही होगा, 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें पहला आप लोग लिख सकते हैं कि सेवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, जिसको शॉर्ट में PSTE बोलते हैं। दूसरा है सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र अंतर क्रिया नवाचार समन्वय, जिसको IFIC बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श की कोई एक परिभाषा लेखक के नाम सहित लिखिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे रॉबिन्सन के अनुसार जो है परामर्श की परिभाषा देखेंगे। तो इसमें रॉबिन्सन के अनुसार दिया गया है कि परामर्श 2 व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश होता है जिसमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं वातावरण के मध्य प्रभावशाली समायोजन प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। तो ये परामर्श की डिफिनीशन जो है रॉबिन्सन के अनुसार हो जाएगी। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये जो है एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे
इसमें अगला क्वेश्चन है, वाक दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जो बच्चों को बोलने में समस्या होती है उसका जो है वाक दोष उसी को बोलते हैं। तो उसका अर्थ यहाँ पे आप लोगों को बताना है। तो इसमें हेडिंग डाल के आप लोग लिख सकते हैं कि विकलांग बालकों में वाणी दोष, एक सेकंड, यहाँ पे इसमें आगे दिया गया है कि विकलांग बालकों में वाणी दोष वाले बालक भी बहुत होते हैं। वाणी दोष वाले बालक या तो ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते हैं अथवा उनके द्वारा बोली गई जो बात होती है श्रोता यानी कि सुनने वाले तक भली भांति समझ नहीं पाते हैं। ये जो वाक दोष वाले बच्चे होते हैं ये या तो ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते हैं या फिर इस प्रकार से बोलेंगे कि श्रोता बच्चे की कही हुई बात को भली भांति प्रकार से समझ नहीं पाते हैं या फिर देर से समझते हैं। तो ये जो है वाक दोष का अर्थ हो जाएगा। अगर यहीं पे आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बोलने के या फिर वाक दोष के प्रमुख जो है क्या किस किस प्रकार से हो सकता है वाक दोष, तो उसमें जो है पहला हो सकता है उच्चारण संबंधी दोष हो सकता है। दूसरा हो सकता है देर से बोलने के दोष, कुछ बच्चे जो है देर से बोलते हैं। और तीसरा हो सकता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, बच्चे हकलाते हैं तो वो भी जो है क्लियर जो है बोल नहीं पाते हैं। और चौथा दिया गया है ओष्ठ विकृति। पांचवा दिया गया है आवाज़ की समस्या। और लास्ट में दिया गया है श्रवण विकृति। जब बच्चे सही सुन नहीं पाएंगे तो सही से बोल भी नहीं पाएंगे। तो अगर आप लोगों से बोलने के दोष जो है पूछे जाएंगे कि बोलने के प्रमुख दोष कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 4-5 नंबर अच्छे से लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध के कोई 2 कारण लिखिए। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड है। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन सीरीज में दिए गए हैं और जो क्वेश्चन अगले आप लोगों के एग्जाम में 2025 में पूछे जाने की संभावना है वो सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो 2 से 3 क्लास में पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। फर्स्ट क्लास हो गई है तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस एक ही बार में कंप्लीट हो जाएं। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि बाल अपराध के कारण कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा, इसमें दिया गया है कि बाल अपराध जो होता है एक सामाजिक कारण है। तो उसके अंतर्गत पहला दिया गया है पारिवारिक कारण, दूसरा दिया गया है भौतिक वंशानुक्रमण। ये 2 हो जाएंगे। और यह जो बाल अपराध है यह एक सामाजिक कारण है। ये आप लोग लिख देना क्योंकि अगर आप लोगों के एग्जाम में बाल अपराध के बारे में पूछा जाएगा तो इसमें आप लोग ये वाला पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जो बाल अपराध होता है यह एक सामाजिक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइट की कोई 2 उद्देश्य लिखिए। जो डाइट है उसके 2 उद्देश्य लिखना है। डाइट वही होता है जहाँ से बच्चे डीएलएड करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज संस्थान होता है तो उसको डाइट बोलते हैं। इसका जो है इसमें 2 उद्देश्य इसके बताने हैं आप लोगों को। तो इसमें पहला हो जाएगा शिक्षण अधिगम सामग्री जिसको टीएलएम बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसका विकास करना। और दूसरा हो जाएगा औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के बीच की दूरी घटाकर इनमें एकात्मकता स्थापित करना। ये 2 इसके उद्देश्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय पर्यवेक्षण के क्षेत्र बताइए। तो इसके क्षेत्र दिए गए यहाँ पे। पहला हो जाएगा पर्यवेक्षण की निदानात्मक भूमिका और दूसरा हो जाएगा पर्यवेक्षण की मार्गदर्शन संबंधी भूमिका। ये जो है विद्यालय पर्यवेक्षण के क्षेत्र हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निरीक्षण प्रणाली में सुधार के 2 सुझाव लिखिए। जो निरीक्षण प्रणाली है उसमें सुधार के 2 सुझाव आप लोगों को लिखना है। 2018 में पूछा गया है। तो इसमें पहला हो जाएगा सरकारी निरीक्षण विद्यालय के अभिलेखों, सरकारी अनुदान के उचित प्रयोग, वित्तीय मामलों की व्यवस्था तथा सरकारी निर्देशों के पालन के अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रम की भी जांच करें। ये पहला सुझाव हो जाएगा। और दूसरा सुझाव इसमें दिया गया है कि निरीक्षकों की नियुक्ति करते समय उनकी योग्यता एवं अनुभवों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये जो है निरीक्षण प्रणाली के सुधार के 2 सुझाव दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक क्षमता से क्या तात्पर्य है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है।
तो इसमें जो है दिया गया है कि शारीरिक क्षमता से तात्पर्य पूछा गया है। तो पहला पॉइंट दिया गया है सामान्य अधिगम अक्षमता, दूसरा दिया गया है जटिल अधिगम अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है धीमी गति से सीखने के कौन कौन से कारण हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं जो पिछड़े बालक के अंतर्गत आएंगे, ये जो धीमी गति से सीखते हैं, इनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसमें पहला कारण दिया गया है आर्थिक परिस्थिति, दूसरा कारण दिया गया है परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर, तीसरा दिया गया है संवेगात्मक घटक और लास्ट दिया गया है व्यक्तिगत घटक। तो अगर आप लोगों से धीमी गति से सीखने वाले जो बच्चे होते हैं उनके कारण पूछे जाएंगे तो इसमें आप लोग 2-3 कारण लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अध्यापक दृष्टिबाधित बच्चे की पहचान कैसे करेगा। अगर क्लास में कोई बच्चा दृष्टिबाधित है तो जो टीचर है वह जो है दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान किस प्रकार से करेगा, इसमें आप लोगों को ये बताना है। तो इसमें पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। पहले पॉइंट में कि अध्यापक यानी कि जो शिक्षक होता है वह दृष्टिबाधित बच्चों में नेत्रहीन बालकों को आसानी से पहचान सकता है, देख कर ही समझ सकता है। और दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं कि दुर्बल दृष्टि बालकों की पहचान हेतु उनकी चिकित्सा जांच कराकर, जो बच्चे दृष्टिबाधक बच्चे के अंतर्गत आएंगे उनकी जो है चिकित्सा द्वारा जांच कराकर उनकी पहचान की जा सकती है। तो ये सेकेंड पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पीछे करवा दिया गया है कि अपवंचन क्या है। तो यहाँ पे गॉर्डन के अनुसार परिभाषा दी गई है अपवंचन की। दिया गया है कि वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। ये क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है अन्वेषण विधि की खोज किसने की है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने की है। नेक्स्ट है 50 से 60 बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्ख श्रेणी में। मूर्ख बच्चों की श्रेणी में इनको रखा जाता है जिनका IQ जो है 50 से 60 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणी बाधित बच्चे कौन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसे बच्चों को वाक विकलांग कहा जाता है जो है हकलाना, जो बच्चे हकलाते हैं, तुतलाते हैं, धीरे धीरे अटक कर बोलना, नाक के सुर से बोलना, इसे वाणी दोष कहते हैं। बाकी वाक दोष के बारे में पीछे जो है अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण विकलांगता के कितने प्रकार हैं। तो इसके जो है 4 प्रकार होंगे। इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि श्रवण विकलांगता के 4 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श की 2 विधियों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन जो है 2018 और 17 में दोनों बार पूछा गया है। तो परामर्श की 2 विधियां जो है पहली हो जाएगी निर्देशात्मक परामर्श और दूसरी हो जाएगी अनिर्देशात्मक परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। तो इससे पहला हो जाएगा वे समावेशी बालकों की क्षमताओं, रुचियों एवं समस्याओं से परिचित हो सकें। दूसरा हो जाएगा वे समावेशी बालकों के प्रति धैर्यवान हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे, दूसरा मानसिक अयोग्यता, तीसरा है भावनात्मक एवं व्यवहारिक विकारों से जो युक्त बच्चे होते हैं वह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएंगे, और लास्ट में दिया गया है बौद्धिक भिन्नता वाले बच्चे। तो ये सभी बच्चे जो है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा धीमी गति से सीखने वाले, बुद्धिलब्धि का निम्न स्तर, ध्यान केंद्रण की समस्या, सृजन क्षमता की कमी। ये सभी जो है सामान्य बच्चों में मानसिक भिन्नताएं होती हैं। नेक्स्ट है सामान्य बच्चे की 2 विशेषताएं बताइए। तो इसे विशेषता के रूप में आप लोग लिख सकते हैं जो सामान्य बच्चे की विशेषता है उसमें हो जाएगा पहला पॉइंट कि बुद्धि सामान्य होती है, दूसरा हो जाएगा शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। जो सामान्य बच्चे होते हैं इनकी बुद्धि सामान्य होती है और ये मानसिक तथा शारीरिक रूप से परिपक्व होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बच्चों से आपका क्या आशय है? तो इसमें पिछले क्लास में खूब अच्छे से इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा जो अपने कार्य में अपने सामान्य साथियों से पीछे रह जाते हैं, वे बच्चे जो है पिछड़े बालकों के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के सभी प्रकार लिखिए। जो आंशिक रूप से शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे होते हैं उनके प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा दृष्टिबाधित, दूसरा हो जाएगा वाणी बाधित, तीसरा हो जाएगा श्रवण बाधित और चौथा हो जाएगा अस्थि बाधित। नेक्स्ट है, मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों के देखने की क्षमता कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20/70 से 20/200 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं कि जब बालक अपने भावों को या विचारों को शब्दों के माध्यम से स्पष्ट रूप से नहीं प्रकट कर पाता है, यह जो है वाक दोष के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट, अस्थिबाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण लिखिए। तो इसमें आंसर में लिख सकते हैं कि मेरुरज्जु का वक्र होना, मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका टेढ़ा होना। जिन बच्चों की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होती है, बैकबोन, तो वो अस्थिबाधित बच्चों के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है विकृत नितंब, पाँव फिरा। अगला दिया गया है दैनिक क्रियाओं में समस्या आना, हाथ या पैर या फिर शरीर के किसी अंग का विकृत होना। ये सभी बच्चे अस्थिबाधित बच्चे के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार से इन लक्षणों के आधार पर इनकी पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट है असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं? तो इसमें हो जाएगा गरीब, अनाथ, श्रमिक आदि के बच्चे जो है इसके अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन है निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोणों से आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बालकों के भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करने में, बालकों के निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है परामर्श के क्या उद्देश्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि व्यक्ति को उसके व्यवहार या अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाने के लिए सहायता करना, यह परामर्श का उद्देश्य हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस इसमें पवन सीरीज में एक तरफ से दिए गए हैं। सबसे ऊपर 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर, फिर जो है 2023, 22, 21, 16, 17 ऐसे करके एक तरफ से पूरा, बीच बीच में नहीं दिए गए, एक तरफ से पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका सोल्यूशन दिया गया है। तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। फर्स्ट पार्ट में काफ़ी जो है आधे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गए थे। इसका हम लोग थर्ड पार्ट नहीं करेंगे, इसी जो है ये सेकंड पार्ट है। इसी क्लास में हम लोग सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको आप लोग पूरा लास्ट तक देख लेना, ताकि इसी क्लास से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। नेक्स्ट इसमें दिया गया है डीजीपी का पूरा नाम लिखते हुए इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका नाम आप लोग इसमें दिया गया है, लिख सकते हैं डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी। ये इसका जो है फुल फॉर्म, यहाँ पे पूरा नाम पूछा गया है, तो ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है? इसकी डिफिनेशन पीछे बता दी गई है, यहाँ पे इसकी आवश्यकता पूछी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन करने में तथा अध्यापकों की कार्य कुशलता बढ़ाने में पर्यवेक्षण आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदबुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषताएं बताइए। तो इसमें मानसिक विशेषता, जो मंदबुद्धि वाले बच्चे होते हैं इनकी मानसिक विशेषता बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मंदबुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहला दिया गया है बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम होती है मंदबुद्धि वाले बच्चों की, और दूसरा है जन्मजात मानसिक क्रियाएं सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती हैं, स्मृति विस्तार, ध्यान विस्तार कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंचन का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वंचन जीवन की वह ऋणात्मक दशा है जो मानव क्षमताओं के विकास में बाधक होती है, किसी चीज से रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्यात्मक व्यवहार के कौन कौन से कारण हैं? तो इसमें जो है पहला दिया गया है आनुवांशिक कारण के अंतर्गत बुद्धि दुर्बलता,
विरासत में मिले दुर्व्यसन। और दूसरा दिया गया है शारीरिक कारण के अंतर्गत बहरापन, अंधापन, गंजापन, कम दिखाई देना, ऊंचा सुनना। तीसरा संवेगात्मक कारण के अंतर्गत अंगूठा चूसना, बिस्तर गीला करना, चिड़चिड़ापन। और लास्ट में सामाजिक कारण दिया गया है, इसके अंतर्गत आ जाएगा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, उचित देख रेख का अभाव, माता पिता के मध्य टूटते संबंध, बड़े सदस्यों की बुरी आदतें। ये सभी जो हैं समस्यात्मक व्यवहार के कारण हो जाएंगे। इसमें जो है अलग अलग पूरा दिया गया है, जैसे कि आनुवंशिक कारण, शारीरिक कारण, संवेगात्मक कारण और सामाजिक कारण। इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे तो वो उसमें इधर डिटेल से दिया गया है, तो इसको इस प्रकार से आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक निर्देशन से आपका क्या, आप जो है क्या समझते हैं सामाजिक निर्देशन से। तो इसमें लिख सकते हैं कि सामाजिक निर्देशन का अर्थ है सामाजिक परिपक्वता, अच्छी आदतें तथा पक्षपात को दूर करना और अच्छे मूल्यों को सीखना। ये सभी सामाजिक निर्देशन के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बच्चे किन्हें कहते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उन किसको जो है प्रतिभाशाली बच्चे कहेंगे। तो इसमें लिख सकते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धिलब्धि होती है सामान्य बालकों से अधिक होती है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि सामान्य बच्चों से अधिक होती है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार जिनकी बुद्धिलब्धि 140 से अधिक होती है वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। कुछ बालकों की बुद्धिलब्धि 180 से 190 तक हो सकती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप लोगों से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिभाशाली बच्चों की जो बुद्धिलब्धि है कितनी होती है, तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है 140 से अधिक होती है। ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक के अनुसार जिनकी बुद्धिलब्धि 120 या फिर 140 से अधिक होगी वे प्रतिभाशाली बच्चे होंगे। कुछ बालकों की बुद्धिलब्धि 180 से 90 तक हो सकती है। यहाँ पे जो 120 दिया गया है यहाँ पे आप लोग 140 से अधिक लिखना है, 120 से अधिक मत लिखना। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, देख नहीं सकते हैं, उनकी शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए। तो इसमें लिख सकते हैं कि दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि ये बालक दृष्टिबाधित होते हुए भी समाज में समुचित समायोजन स्थापित कर सकें। दृष्टिबाधितों के लिए लिखित अभिव्यक्ति के रूप में ब्रेल लिपि महान उपलब्धि है। 6 विभिन्न उभरे हुए बिंदु संकेतों के माध्यम से यह लिपि मोटे कागज पर अंकित की जाती है। दोनों हाथों के अनामिका के, जो अनामिका उंगली होती है, उसके अग्रभाग से बिंदु संकेतों को स्पर्श करके अक्षर संकेतों को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिलब्धि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हो जाएगा कि बुद्धिलब्धि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। कॉल एवं ब्रूस के अनुसार दिया गया है कि बुद्धिलब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। जैसे इसमें एग्जाम्पल पूछा गया था तो यहाँ पे दिया गया है किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी जो है बुद्धिलब्धि 125 होगी। ये जो है इस प्रकार से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पे IQ बराबर ये फार्मूला लगाया जाता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये वाला आप लोग फार्मूला लगाएंगे तो ये आंसर जो 125 यहाँ पे आया है ये आ जाएगा। तो ये फार्मूला आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। यहाँ पे आप लोगों को विशिष्ट बच्चों की 2 विशेषताएं बतानी है। तो उसमें हो जाएगा विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषता है कि वह कक्षा के सामान्य स्तर के बालकों के साथ समायोजित नहीं होते हैं।
यह बालक प्रतिभावान भी होते हैं और मंद बुद्धि भी होते हैं। जो विशिष्ट बच्चे होते हैं वो सामान्य बच्चों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। वो या तो बहुत मंद बुद्धि के होंगे या फिर बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होंगे। विशिष्ट बालक वही कहलाते हैं। तो इसमें विशेषताएं पूछी गई हैं, तो इसकी विशेषताएं यहाँ दी गई हैं। पहली हो जाएगा भिन्नता, दूसरा विचलन, तीसरा आयाम और चौथा है नियमित शिक्षण। 2 विशेषताएं पूछी गई हैं, तो कोई भी 2 विशेषताएं आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु किए जाने वाले 2 परीक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें यहाँ पे 3 परीक्षण दिए गए हैं, इसमें आप लोग कोई भी 2 लिख सकते हैं। पहला इसमें दिया गया है शाब्दिक, दूसरा दिया गया है अशाब्दिक परीक्षण और तीसरा दिया गया है शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों। सामान्य सृजनात्मक परीक्षण, भाषा सृजनात्मक परीक्षण तथा गणित सृजनात्मक परीक्षण। तो अगर आप लोगों से यहाँ पहचान है तो 2 परीक्षण पूछा जाएगा, तो उसमें आप लोग शाब्दिक और अशाब्दिक लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक पिछड़ेपन के 2 प्रमुख कारण बताना है। तो पहला हो जाएगा निम्न सामान्य बुद्धि, दूसरा हो जाएगा परिवार का वातावरण। इसमें आगे दिया गया है कि इसके अतिरिक्त शारीरिक दोष भी हो जाएगा, वंशानुक्रम, परिवार की निर्धनता, ये सभी कारण जो है शैक्षिक पिछड़ेपन के हो जाएंगे। यहाँ पे 2 पूछे गए हैं, तो आप लोग निम्न सामान्य स्तर, परिवार का वातावरण, कोई भी 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध रोकने हेतु प्रमुख 2 उपाय बताइए। जो बाल अपराध हो रहा है इसके रोकने के उपाय आप लोगों को बताना है। तो इसमें लिख सकते हैं कि घर, परिवार तथा समाज में बालक को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, अपराधियों की संगत से दूर रखना, दूसरा पॉइंट हो जाएगा। और तीसरे में लिख सकते हैं कि बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाना। ये सभी बाल अपराध रोकने हेतु आवश्यक हैं। अभिभावकों को भी इस जो बाल अपराध रोकने के लिए जो यहाँ पे उपाय दिए गए हैं इसके लिए निर्देश दिए जा सकते हैं। यहाँ पे जो है आधे घंटे की अभी क्लास हो गई है, तो हम लोग ये क्लास यहीं तक रखते हैं। बाकी इसके आगे के जो क्वेश्चन यहाँ से दिए गए हैं वही सारे क्वेश्चन हम लोग पार्ट 3 में कर लेंगे, तो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं और जब क्लास अधिक समय की हो जाती है तो अपलोड करने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए हम लोग आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में पूरा जो है समावेशी शिक्षा में जितने भी अभी क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट वाले बचे हुए हैं सारे पार्ट 3 में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और प्लेलिस्ट सभी क्लासेस की बना दी गई है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अलग है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो अच्छे से आप लोग कवर कर लेना, पढ़ लीजिए अच्छे से। और जो है इसके PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारी अपडेट टाइम से प्रोवाइड की जाती है और सारे नोट्स फ्री में वहाँ पे अवेलेबल हैं। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लासेस आप लोगों को कैसी लगी और नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।